आज का आपका पहला प्रश्न है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। कितने तापमान पर अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, यह आपको बताना है। और ये खाद्य संरक्षण वाला जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रश्न है। ए आपका 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सी ऑप्शन है आपका 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी ऑप्शन है आपका 20 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, कितने तापमान पर अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, यह आपको बताना है। इसका फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का, कि 40 फ़ारेनहाइट माइनस 32 इसमें गुणा 5 करेंगे और 9 से भाग देंगे तो आपका ये निकल आएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में जितना तापमान है उसमें आप करेंगे। क्लियर आपको? तो इस तरह से फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9 टोटल में गुणा 5 का करेंगे और तो आपका सेल्सियस में मान निकल आएगा। क्लियर आपको? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, यानी कि 1 से लगभग आएगा 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्लियर आपको? तो प्रथम का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वानस्पतिक भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है यह आपको बताना है। खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या विटामिन। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वानस्पतिक भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है यह आपको बताना है। तो इन दोनों से विटामिन प्राप्त होता है। ठीक है, वनस्पति से हमें ज्यादातर विटामिन प्राप्त होता है, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है। बताइएगा भोज्य पदार्थों में मिलावट से क्या होता है। ए ऑप्शन है आपका सुपोषण, बी है कुपोषण, और सी है आपका स्वस्थ जीवन, या डी कोई नहीं। बताइएगा भोज्य पदार्थों में अगर मिलावट कर दी जाए तो क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरे का बी ऑप्शन, कुपोषण। क्लियर आपको? तीसरे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कुपोषण होता है। अगला प्रश्न है आपका, त्वचा झुर्रियां युक्त एवं उनका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। बताइएगा त्वचा झुर्रियां युक्त एवं उनका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का, कोई भी नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उनका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कुपोषण का। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ। शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ क्या होता है। वसा होता है, विटामिन होता है, फास्फोरस होता है, या प्रोटीन होता है। बताइएगा पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, विटामिन। क्लियर आपको? शरीर की जितनी भी आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने में विटामिन अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपका विटामिन डी कम हो जाए तो आपका कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो शरीर में बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिससे आपके हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां शुरू हो जाएंगी। उसी तरह विटामिन ए का भी है, विटामिन सी का भी है। हर विटामिन का कहीं ना कहीं उपयोग है शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हेरिंग, मैकरल, सालमन तथा सार्डिन मछलियों में पाया जाता है। ये वैसे विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप सामान्य जानकारी के लिए एक तैयार कर सकते हैं इस प्रश्न को। हेरिंग, मैकरल, सालमन तथा सार्डिन मछलियों में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, या विटामिन ई। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर है आपका डी, विटामिन ई। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक बहुलक है। विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। बताइएगा प्राकृतिक बहुलक क्या है, यह आपको बताना है। तो जो प्रोटीन होता है वो प्राकृतिक बहुलक होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है। एमाइलेसेस, फोस्फेटस, फोस्फोरिलेस, या काइनेसेज। बताइएगा मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है। आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, एमाइलेसिस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने की एक ही रीडिंग देते हैं। बताइएगा सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने की एक ही रीडिंग देते हैं। 40 डिग्री ताप पर
30 डिग्री ताप पर, 273 डिग्री ताप पर या -100 डिग्री ताप पर? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। -40 डिग्री ताप पर, -30 डिग्री ताप पर, 273 डिग्री ताप पर या -100 डिग्री ताप पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। यहां पर एक बीमारी छूट गई है जो प्रश्न में रही होगी, तो बताइएगा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। स्कर्वी, ज्वर, बेरीबेरी, ऑस्टोमलेरिया। यहां पर रिक्त स्थान था, ठीक है। रिक्त स्थान तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। वो दूसरी बीमारी कौन सी है जिसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, ये आपको बताना है। यहां पर रिक्त स्थान होना चाहिए था आगे, वो नहीं है यहां पर, ठीक है। तो प्रश्न है डॉट 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 तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। स्कर्वी, ज्वर, बेरीबेरी, ऑस्टोमलेशिया। तो इसमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है रिकेट्स के साथ में? तो 10 के साथ में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्टोमलेशिया। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, दोनों, नाविक रोग या कोई नहीं? नाविक और स्कर्वी रोग क्या विटामिन सी की कमी से होते हैं, यह आपको बताना है, या केवल एक ही होता है या कोई नहीं होता है? तो 11वें का आपका बी ऑप्शन सही है, स्कर्वी और नाविक रोग दोनों ही विटामिन सी की कमी से होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? रेनिन, अमाइलेज, लाइपेज या पेप्सिन? बताइएगा वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? रेनिन है, अमाइलेज है, लाइपेज है या पेप्सिन है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? रेनिन है, एमाइलेज है या लाइपेज है या पेप्सिन है? तो 12वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12वें का आपका सी ऑप्शन सही है, लाइपेज होता है। क्लियर आपको? लाइपेज। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च यानी कि मांड चीनी में परिवर्तित होता है। पकाना, भाप देना, माल्ट करना या बेक करना? बताइएगा खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज प्रसंस्करण होगा यहां जहां तक, जिसमें अनाज का स्टार्च मांड चीनी में परिवर्तित होता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 13वें का। तो 13वें का सही उत्तर है आपका सी, माल्ट करना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, एंथोजैंथीन के कारण, एंथोसायनिन के कारण या कैरोटीनाइड्स के कारण? बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 14वें का? तो 14वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? बताइएगा हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? 17%, 35%, 75% या 62%? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। कई बार आपको यह प्रश्न करवाया जा चुका है, 75%। क्लियर है आपको? फोकस बनाकर सभी प्रश्नों को देखते रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। किसी मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आते हैं तो वहां पर देखिएगा जो प्रश्नों का स्तर है वो किस तरह का है, वो क्या आपके सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं है। अगर रिलेटेड है और कम मार्क नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उन प्रश्नों का और उन टॉपिक्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपके सिलेबस से हटे हुए प्रश्न हैं, ज्यादा डीप में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो उतनी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। उन मॉक टेस्ट में सभी के नंबर कम आएंगे, लेकिन आपको कम से कम 70 का टारगेट लेके चलना चाहिए और 80-90 नंबर आए तो आपकी बहुत अच्छी बात है। आज का पेपर थोड़ा आपका सरल होगा, इजी होगा, तो इसमें आपको 75 प्लस ही रहना चाहिए। सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं, ठंडे होते हैं, चमकदार होते हैं, निर्जीव होते हैं या गर्म होते हैं? आपको बताना है सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं। 16वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठंडे। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, केसारी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में मिलाया जाता है अरहर दाल में, मैदा में, दलिया में या मूंगफली में? बताइएगा केसारी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में मिलाया जाता है, किस दाल में मिलाया जाता है, किस में मिलाया जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, अरहर दाल में। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी या कोई नहीं? बताइएगा, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? 18वीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विटामिन ए। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, थर्मोस्टेबिलाईजेशन से तात्पर्य है अंडे को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, थर्मोस्टेबिलाईजेशन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। खाद्य संरक्षण वाले टॉपिक से ये प्रश्न है आपका 19वां। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अंडे को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विटामिन बी जिसे अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से संश्लेषित किया जा सकता है। बताइएगा, विटामिन बी जिसे अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन में से संश्लेषित किया जा सकता है, कैरोटीन, नियासिन, थाइमीन या बायोटीन? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विटामिन बी जिसे अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन में से संश्लेषित किया जा सकता है। तो 20 का आपका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, नियासिन को। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, अधिक रेशे युक्त आहार किस स्थिति में लाभदायक है? कब्ज में, मधुमेह में, हृदय रोग में या उपरोक्त सभी में? बताइएगा, अधिक रेशे युक्त आहार किस स्थिति में लाभदायक है? 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। कब्ज में तो सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, मधुमेह में भी लाभदायक होता है और हृदय रोग में भी लाभदायक होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है किसका? कैल्शियम का, नियासिन का, विटामिन का या वसा का? बताइएगा, माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है, कैल्शियम का है, नियासिन का है, विटामिन का है या वसा का है? 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, कैल्शियम का। जो रागी होती है या बाजरा होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा काफी अधिक होती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रति 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में थाइमीन की आवश्यक मात्रा होती है 0.8 mg, 0.6 mg, 0.9 mg या 0.10 mg? बताइएगा, प्रति 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में थाइमीन की आवश्यक मात्रा होती है। 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 23 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 0.8 mg। अगला प्रश्न है आपका, रक्त में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 70 से 80%, 60 से 65%, 70 से 90% या 90 से 95%? बताइएगा, रक्त में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 70 से 80%, 60 से 65% या 70 से 90% या 90 से 95%? तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, 70 से 80%। क्लियर आपको? रक्त में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 70 से 80% होती है। अगला प्रश्न है आपका, अंडे की जर्दी में आयरन होता है 7.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम या 7.3 ग्राम प्रति 100 ग्राम या 7.8 ग्राम प्रति 100 ग्राम? बताइएगा, अंडे की जर्दी में कितना आयरन होता है? यानी कि 100 ग्राम अंडे की जर्दी हो तो क्या 7.2 ग्राम आयरन होता है, या 100 ग्राम जर्दी हो तो 7.3 ग्राम आयरन होता है, या 100 ग्राम जर्दी हो तो 7.8 ग्राम आयरन होता है, या डी ऑप्शन है कोई नहीं? 25 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 25 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो ये आपका 1/4 आपका फुल मॉक टेस्ट हो चुका है, बचा है आपका 3/4। तो पूरी एकाग्रता बनाए रखिएगा और अच्छे से सभी प्रश्नों को देखते रखिएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। क्लियर आपको? लगातार आप पढ़ते रहिए और एक एक चीजों को समझते रहिए। 100 ग्राम गुड़ में कार्बोज की मात्रा होती है, 100 ग्राम गुड़ में कार्बोज की मात्रा होती है 85.4% या 95.4% या 75.4% या 80.5%? बताइएगा, 100 ग्राम गुड़ में कार्बोज की मात्रा होती है कितनी होती है आपको बताना है। 26 का, तो 26 का आपका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, 95.4%। 100 ग्राम गुड़ में कार्बोज की मात्रा कितनी होती है? 95.4%। अगला प्रश्न है आपका, सोयाबीन में प्रोटीन होता है 42%, 30%, 16% या 17%? बताइएगा, सोयाबीन में प्रोटीन होता है 42%, 30% या 16% या 17%? तो 27 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 27 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह प्रश्न भी आपको करवाया जा चुका है, अगर आपने सही किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन कमजोर है, जिसे आपको मजबूत करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है।
अगला प्रश्न है आपका, सामान्य परिस्थिति में भोजन द्वारा लिए गए कैल्शियम का कितना प्रतिशत अवशोषण होता है? बताइएगा, सामान्य परिस्थितियों में भोजन द्वारा लिए गए कैल्शियम का कितना प्रतिशत अवशोषण होता है? ए 20 से 30%, बी 10 से 15% और सी ऑप्शन है आपका 30 से 40% और डी ऑप्शन है आपका 40 से 50%। 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 30 से 40%। अगला प्रश्न है आपका, कितने आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? 20, 10, 15, 13। बताइएगा, कितने आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? 20, 10, 15, 13। 29 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी 10। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सुंदरता के लिए कौन सा फैटी एसिड काम करता है? सुंदरता के लिए कौन सा फैटी एसिड काम करता है? लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड या आर्किडोनिक एसिड या लाइसिन? बताइएगा, सुंदरता के लिए कौन सा फैटी एसिड काम करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, लिनोलिक एसिड। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात है 10:90, 50:50 यानी कि आधा आधा, 90:10 या 75:25? बताइएगा, आईसीडीएस योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात है। तो 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 31 का आपका बी ऑप्शन सही है, 50-50 यानी कि आधा आधा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी? विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, आईसीडीएस योजना को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी? 32 का कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा? तो 32 का आपका ए ऑप्शन सही है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है आपका, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का या औपचारिक नियंत्रण का? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कई बार आप इस प्रश्न को कर चुके हैं। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है, यानी कि दो विभिन्न जातियों के लोगों ने अंतरजातीय यानी कि आपस में विवाह कर लिया तो उसको अंतरजातीय विवाह कहेंगे। अब इस कारण से उनके परिवार के लोगों ने, उनकी जाति के लोगों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया अपने समाज से, अपने परिवार से, अपनी जाति से। तो ये किस तरह का उदाहरण है, किस तरह के नियंत्रण का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? अब आप सोच रहे होंगे ये नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण क्यों है? तो समझ लीजिए, इसको शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए, संक्षिप्त में, कि नकारात्मक नियंत्रण उसको कहते हैं जो कार्य किया गया हो और कानूनी रूप से ठीक हो, लेकिन फिर भी समाज उसे नियंत्रित करने की कोशिश करे, उस पर पाबंदियां लगाए, तो वो क्या कहलाता है? वो नकारात्मक नियंत्रण कहलाता है, क्योंकि कानूनी दृष्टि से वो सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी समाज या परिवार के लोग उस पर क्या करते हैं? उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, उसे पाबंदी लगाते हैं। तो इन चीजों से क्या होता है? नकारात्मक नियंत्रण कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? आपका है लिंग और विकास यानी कि जेंडर एंड डेवलपमेंट, उत्तर आधुनिकतावाद और विकास, या महिलाएं और विकास, या विकास में महिला? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? 34 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, विकास में महिलाएं। क्लियर आपको? इसमें लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है। अगला प्रश्न है आपका, जेंडर विभेद का मुख्य कारण है पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना या व्यक्तित्व विशेषता? बताइएगा, जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है? 35 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, पितृसत्तात्मक समाज। क्लियर आपको? ऐसे प्रश्न आपको ऑप्शन के आधार पर करने होंगे, इनके कोई रटे रटाए उत्तर नहीं होते हैं। जैसे ऑप्शन होंगे उनमें से आपको बेस्ट चुनना होगा। क्लियर आपको?
समाज बदलता रहता है, ठीक है। आज पितृसत्तात्मक है, कल हो सकता है फिर से मातृसत्तात्मक आ जाए। समाज में लगातार परिवर्तन चलते रहते हैं। जब परिवर्तन आते हैं तो व्यक्तियों को बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो वही आपको चुभने लगते हैं। जैसे क्या हुआ, शुरुआत में एसी लग रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्हीं एसियों से क्या होता है, शहर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो कहीं जहाँ पर गर्मी होनी चाहिए थी वहाँ की जगह से गर्मी निकालकर पूरी बाहर फेंके दे रही है ना। तो शहर का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो क्या है, परिवर्तन अब जब चरम सीमा पर पहुंचेगा, अभी तो सब घरों में एसियां नहीं है, जब सभी घरों में एसियां हो जाएंगी तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? बताइएगा, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? किशोर अपराध, अनुपस्थितता, पलायनशीलता, आवारागर्दी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 का ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं। एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पलायनशीलता। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से क्या बाल अपराध का एक कारण नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक छीड़ता, कोई नहीं। बताइएगा इनमें से क्या बाल अपराध का एक कारण नहीं है? तो ए टूटे परिवार, बी भावात्मक अस्थिरता, सी मानसिक छीड़ता, या डी कोई नहीं। 37 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो टूटे परिवार अगर टूटता है तो बालक अकेला होता है, बालक का मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ाती है जिससे वो अपराध कर सकता है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, कारण हो सकता है। भावात्मक अस्थिरता भी कारण हो सकता है, भाव और मानसिक छीड़ता भी कारण हो सकता है। वो मानसिक रूप से ठीक ही नहीं है तो बालक अपराध कर सकता है, उसे पता ही नहीं है क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या रॉन्ग है ना। तो इन चीजों को देखना पड़ता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई नहीं। इनमें जो कारण दिए गए हैं वो सभी बाल अपराध के कारण है। अगला प्रश्न है आपका, फूलर एवं मेयर्स ने कितने प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई हैं? फूलर एवं मेयर्स ने कितने प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई हैं? 2, 3, 4 या 5? बताइएगा 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फूलर एवं मेयर्स ने कितने प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई हैं? तो 38 का आपका तो सही ऑप्शन है वो बी है, 3 प्रकार की। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, या महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, या ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। बताइएगा महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है, किससे संबंधित है यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। अगला प्रश्न है आपका, जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? ए ऑप्शन है आपका, मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना और उनकी ड्रॉप आउट दरों में कमी लाना, यानी कि जो कॉलेज छोड़ देती हैं, जो शिक्षा बीच में छोड़ देती हैं, उस चीज को कम करना, लड़कियों को खेल एवं बाह्य कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, या लड़कियों के पोषण परक अंतर्ग्रहण और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? देखिए देश में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र में काम करती है उसको भारत सरकार कहते हैं, और एक हर राज्य की अपनी सरकार होती है। उसमें जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है जिसे राज्य सरकार कहते हैं, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में आपके शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। और आपके जो केंद्र में सरकार है वो भारत की सरकार कहलाती है, उसके प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ही सरकारें काम करती हैं, हर सरकार की अपनी अपनी योजनाएं होती हैं। कुछ योजनाएं दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं, जैसे आपकी एकीकृत बाल विकास सेवा है, इसमें राज्य सरकार का भी योगदान होता है और केंद्र सरकार का भी योगदान होता है। तो जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? 40 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 40 का आपका ए ऑप्शन सही है, मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है?
सांस्कृतिक नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, अतिवादी नारीवाद या समाजवादी नारीवाद? बताइएगा कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है? यह प्रश्न भी मैं आपको एक बार करवा चुका हूं और इसका सही उत्तर है आपका सी, अतिवादी नारीवाद। क्लियर आपको, जिन्होंने अति कर दी। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? ए ऑप्शन है आपका संपूर्ण गरीबी, बी है सापेक्षिक गरीबी, सी है सांस्कृतिक गरीबी और डी है लागू की गई गरीबी। बताइएगा किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकारों के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? तो 42 का आपका जो सही ऑप्शन है वो ए है, संपूर्ण प्रकार की गरीबी। क्लियर आपको, संपूर्ण गरीबी। अगला प्रश्न है आपका, जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। बताइएगा जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण, जेंडर अनुपालन या डी उपरोक्त सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। 43 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, उपरोक्त सभी। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? एडविन कैनिन एंड रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स एंड डाल्टन, ए तथा बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? एडविन कैनिन एंड रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स एंड डाल्टन, ए तथा बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं? 45 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, देशांतर गमन द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा? बताइएगा जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है किसके द्वारा की जाती है ये आपको बताना है 46 का। तो 46 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था? बताना है आपको भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था? ए 1995, बी 2000, सी 1990, डी 2005? बताइएगा 47 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 47 का आपका ए ऑप्शन सही है, 1995 में। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकी प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ए आशीष बोस, बी अमर्त्य सेन, सी प्रवीण बिसारिया, डी जे आर रेले? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकी प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? यह प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूं और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना तथा परंपरागत भूमिका पर अपेक्षाएं, बी दहेज प्रथा तथा व्यापक असाक्षरता, सी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल का प्रवर्जन या डी लिंग चयनित गर्भपात? बताइएगा भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहां पर जन्म दर होगा, है ना। स्त्री जन्म दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहां पर जाति की जगह आप जन्म कर लीजिए, ठीक है, यहां पर जन्म होना चाहिए। भारत में स्त्री जन्म दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो 49 का आपका सी ऑप्शन सही है, दहेज प्रथा तथा व्यापक असाक्षरता यह जन्म दर के कम होने का कारण नहीं हो सकती है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? आईने अकबरी में, तबकात नासरी में, मुद्रा राक्षस में, कोई नहीं? बताइएगा जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है, तबकात नासरी में मिलता है, मुद्रा राक्षस में मिलता है, डी कोई नहीं? तो 50 का आपका जो सही ऑप्शन है वो ए है, आईने अकबरी। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किससे संबंधित है?
सैडलर से, माल्थस व थॉमसन से, के डेविस और यूरे से, माल्थस और के मार्क्स से। बताइएगा जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किससे संबंधित है? सैडलर से है, माल्थस व थॉमसन से है, के डेविस और यूरे से है, या माल्थस और के मार्क्स से है? 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, माल्थस और के मार्क्स से। अगला प्रश्न है आपका, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया कि जाति एक बंद व्यवस्था है, जाति एक खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, या जाति बिल्कुल वर्ग की भांति है? बताइएगा अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया। 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, यानी कि ये चीजें आगे बढ़ती रहती हैं और बदलती रहती हैं। अगला प्रश्न है आपका, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी? यह प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं। के श्रीनिवास ने, जे.आर. रेले ने, आशीष बोस ने, एस चंद्रशेखर ने। बताइएगा 53 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी, आशीष बोस। अगला प्रश्न है आपका, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? ए 1996 एवं 2006 में, 1997 एवं 2010 में, 1998 एवं 2011 में, डी 1999 एवं 2012 में। बताइएगा यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? तो 54 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 54 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1997 में एवं 2010 में। क्लियर आपको? यूएनडीपी ने क्या किया? मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया। अगला प्रश्न है आपका, वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए बताई हैं? बिलवर्ट ई मोर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, के डेविस ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए बताई हैं। 55 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 55 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिलवर्ट ई मोर ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा है कि विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई हैं? बताइएगा किसने कहा है कि विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई हैं? अरेंड ने, अब्रामस ने, रूसो ने, या कांट ने? 56 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 56 का आपका बी ऑप्शन सही है, अब्राम्स ने। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। उपयुक्त मत किसका है? यह प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूं और उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इसका सही उत्तर देगा। अगस्त काम्ट, मैकाइवर एवं पेज, हर्बर्ट स्पेंसर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है, उपयुक्त में मत किसका है? तो 57 का आपका सही उत्तर है सी ऑप्शन, हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक संस्थागत प्रसव वाले राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना? बताइएगा सर्वाधिक संस्थागत प्रसव वाले राज्य हैं। 58 का कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? 58 का आपका सी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु और केरल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एनएफएचएस 5 रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बच्चों में सर्वाधिक टीकाकरण की दर किस राज्य में है? बताइएगा एनएफएचएस 5 रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बच्चों में सर्वाधिक टीकाकरण की दर किस राज्य में है? ए उड़ीसा में, बी पश्चिम बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में, डी तमिलनाडु में? 59 का आपका जो सही उत्तर है वो ए है, ओडिशा में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम, असम, बिहार, गोवा? बताइएगा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने वाले राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो 60 का आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, बिहार। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां पीका विकार में क्या खाना पसंद करती हैं? चॉकलेट, फली, चाक, या मिट्टी, या मिठाई? बताइएगा गर्भावस्था के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां पीका विकार में क्या खाना पसंद करती हैं? तो 61 का आपका जो सही उत्तर है वो है आपका बी, चाक या मिट्टी। बी ऑप्शन आपका नीचे है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत
बड़ी आंत्र में जल का अवशोषण कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? 40%, 45%, 50% या 60%? 62 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 62 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 60%। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत मुख में लार का उत्पादन बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 63 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 63 का आपका जो सही ऑप्शन है वो सी है, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत ऑक्सीजन का उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? 5%, 10%, 15% या 20%? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत ऑक्सीजन का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 64 का डी ऑप्शन, 20%। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत हृदय के आकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 5%, 10%, 20% या 25%? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 10%। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा हार्मोन स्रावन हार्मोन प्रसव के समय कार्य करता है? रिलैक्सेसिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या कोई नहीं? बताइएगा कौन सा हार्मोन प्रसव के समय कार्य करता है? बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ाई की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा हार्मोन शिशु को गर्भाशय में बनाए रखने में सहायक है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ए व बी दोनों या रिलैक्सिन? बताइएगा कौन सा हार्मोन शिशु को गर्भाशय में बनाए रखने में सहायक है? 68 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों। अगला प्रश्न है आपका, स्तनों की नलिकाओं में वृद्धि किस हार्मोन के कारण होती है? प्रोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या ए व बी दोनों? प्रोजेस्टेरॉन होगा यहां पे, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ए व बी दोनों या थायरॉक्सिन? स्तनों की नलिकाओं में वृद्धि किस हार्मोन के कारण होती है? तो 69 का आपका जो सही ऑप्शन है, इसको सही कर लीजिएगा, यहां पर प्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक है। तो 69 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न ज्वर, शरीर तापक्रम 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट, साधारण ज्वर, शरीर तापक्रम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, उच्च ज्वर, शरीर तापक्रम 103 फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, अति उच्च ज्वर, शरीर तापक्रम 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 70 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 70 का आपका बी ऑप्शन सही है, साधारण ज्वर, शरीर तापक्रम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह सही नहीं है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में वृद्धि को प्रेरित करता है? एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन या कोई नहीं? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में वृद्धि को प्रेरित करता है? 71 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में जो मितली और उबकाई सामान्यता कब्ज उपस्थित होती है, सामान्यता कब उपस्थित होती है? ठीक है, प्रथम त्रैमासिक में, द्वितीय त्रैमासिक में, तृतीय त्रैमासिक में या प्रसव के समय? गर्भावस्था में जी मितली और उबकाई सामान्यता कब उपस्थित होती है? कई बार आप इस प्रश्न को कर चुके हैं, मॉर्निंग सिकनेस के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो 72 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ए है, प्रथम त्रैमासिक में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान प्रथम त्रैमासिक में होने वाला लघु विकार है? पाचन क्रिया का धीमा होना, भूख कम लगना, जी मितली और उबकाई आना या उपरोक्त सभी? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान प्रथम त्रैमासिक में होने वाला लघु विकार है? तो 73 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य है
सिम्फेसिस बबिस, सैक्रियोलोसिक ज्वाइंट्स ढीला करना या पाचन क्रिया को धीमा करना या गर्भाशय की नसों में गर्भाशय की नसों में वृद्धि को प्रेरित करना या रोपण इम्प्लांटेशन को प्रेरित करना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? 74 का आपको जो सही ऑप्शन है वो ए है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन के प्रभाव के कारण पेट की क्रियाशीलता बढ़ जाती है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, मेलाटोनिन या प्रोजेस्टेरोन? बताइएगा गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन के प्रभाव के कारण पेट की क्रियाशीलता बढ़ जाती है? तो 75 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा डी, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का अणुभार कितना होता है? 15,000 से 25,000 डाल्टन, 20,000 से 35,000 डाल्टन, 76,000 से 40,000 डाल्टन या 40,000 से 55,000 डाल्टन? देखिए वैसे ये आपके सिलेबस के अनुसार इंपॉर्टेंट नहीं है और महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 36,000 से 40,000 डाल्टन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ज्वर की किस अवस्था में शरीर तापक्रम 103 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट होता है? अभी आपने किया है और इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 77 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च ज्वर। कई बार परीक्षाओं में ऐसा होता है कि आपको अगर पिछला प्रश्न आ रहा हो तो अगला प्रश्न आपको एक ऐसा प्रश्न मिल जाता है जिसका उत्तर उसी प्रश्न से निकल रहा होता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साधारणतया संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान भूख सामान्य रहती है, लार उत्पादन अपरिवर्तित रहता है, रिक्तन अवधि एवं अवशेषी आयतन में वृद्धि होती है या उपरोक्त सभी? गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 78 का आपको जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य गर्भावस्था के दौरान श्वसन तंत्र में क्या परिवर्तन होता है? श्लेष्म श्रवण में वृद्धि होती है, डायफ्रेम स्तर 4 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ जाता है, संवातन पर अपरिवर्तित रहती है या उपरोक्त सभी? तो 79 का आपको जो सही ऑप्शन है वो है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, अरोला मम्मई किसे कहा जाता है? निप्पल के चारों ओर के क्षेत्र को, आहार नाल के चारों ओर के क्षेत्र को, हृदय के चारों ओर के क्षेत्र को या गर्भाशय के चारों ओर के क्षेत्र को? बताइएगा अरोला मम्मई किसे कहा जाता है? तो 80 का आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था की प्रथम तिमाही का लक्षण है? सुबह की अस्वस्थता, शाम की अस्वस्थता, रात्रि की अस्वस्थता या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा 81 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 81 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा ए, सुबह की अस्वस्थता। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था की प्रथम तिमाही के दौरान सुबह की अस्वस्थता को क्या कहा जाता है? नौसिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी या नौसिया ग्रेविडरम या इमेसिस ग्रेविडरम या उपयुक्त सभी? 82 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था प्रारंभ होने की स्थिति में किस हार्मोन के बढ़ जाने के कारण स्त्री के शरीर की मांसपेशियों में शिथिल हो जाती हैं? जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं। रिलैक्सिन, थायरॉक्सिन या प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन? यहां पर प्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक है, प्रोजेस्टेशन लिख गया है, इसको आप प्रोजेस्टेरॉन कर लीजिएगा। गर्भावस्था प्रारंभ होने की स्थिति में किस हार्मोन के बढ़ जाने के कारण स्त्री के शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं? तो 83 का आपको जो सही ऑप्शन है वो सी है, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, रूबेला जर्मन मीजल्स का उद्भवन काल होता है? 2 से 5 दिन, 6 से 12 दिन, 6 से 14 दिन या 14 से 21 दिन? बताइएगा रूबेला यानी कि जर्मन मीजल्स का उद्भवन काल होता है? तो 84 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 से 21 दिन। अगला प्रश्न है आपका, रूबेला से संक्रमित होने में लगभग कितनी प्रतिशत महिलाओं में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है? 50%, 55%, 70% या 90%?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 85 का? डी ऑप्शन। 90% महिलाओं में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि 90% ऐसी महिलाएं होंगी 100% में से कि उनको यह बीमारी दोबारा नहीं होगी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हर्पीज सिंप्लेक्स का कारण है आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, या ए एवं बी दोनों, या डी कोई नहीं? बताइएगा, हर्पीज सिंप्लेक्स का कारण है, तो इसका सही उत्तर है आपका बी, डीएनए वायरस। अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस किस अंग के सूजन के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, या किडनी, या आंत्र? बताइएगा, हेपेटाइटिस किस अंग के सूजन के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यकृत के कारण। अगला प्रश्न है आपका, गोनोरिया रोग का कारण होता है जीवाणु, विषाणु, कवक, या कोई नहीं? बताइएगा, गोनोरिया रोग का कारण होता है, तो 89 का आपको जो सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, जीवाणु। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला लघु विकार है? कब्ज, स्फीत शिराएं, बार बार मूत्र त्याग करना, या उपयुक्त सभी? तो 90 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से गर्भवती महिला में पाया जाने वाला लक्षण है? ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाना, मासिक चक्र का अनुपस्थित रहना, त्वचा परिवर्तन, या उपयुक्त सभी? बताइएगा, निम्न में से गर्भवती महिला में पाया जाने वाला लक्षण है एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में पीलिया होता है जब सीरम बिलिरुबिन की सांद्रता 2 mg/dl से अधिक होती है, या जब सीरम बिलिरुबिन की सांद्रता 2 mg/dl से प्रति dl से कम होती है, या जब सीरम बिलिरुबिन की सांद्रता 2 mg/dl होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, गर्भावस्था में पीलिया होता है, तो 92 का आपका सही ऑप्शन है ए, जब सीरम बिलिरुबिन की सांद्रता 2 mg/dl से अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में कार्डियक आउटपुट प्रायः घटता है, बढ़ता है, कुछ में घटता है, कुछ में बढ़ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 93 का आपका जो सही ऑप्शन है वो बी है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए दी जाती है? ए पैरासीटामोल, बी आयरन फॉलिक एसिड, सी एंटीबायोटिक, डी मैग्नीशियम सल्फेट? बहुत ही आसान उत्तर होगा, अगर आप कॉमन सेंस से भी करेंगे, आपने पहले चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। एनीमिया किसकी कमी से होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर आप कर पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आयरन फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार घटता है, बढ़ता है, कुछ में घटता है और कुछ में बढ़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर ऐसे प्रश्न आपको छपके आ जाएं तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, तो उन प्रश्नों को भी देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका और 95 का, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ता है। क्लियर आपको? ये तो आप कॉमन सेंस से कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भावस्था की शुरुआत में स्त्री के पाचन तंत्र क्रियाविधि संदमित हो जाती है व जिसके कारण उल्टी होती है? लेप्टिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, या टेस्टोस्टेरोन? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 96 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 96 का आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, स्थानीय गर्भावस्था में निषेचित अंडाणु का आरोपण एवं विकास होता है गर्भाशय गुहा से बाहर होता है, गर्भाशय गुहा के अंदर होता है, गर्भाशय गुहा के मध्य से होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 97 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 97 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्भाशय गुहा से बाहर होता है। अगला प्रश्न है आपका, स्थानीय गर्भावस्था में प्रकट होने वाले लक्षणों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5? बताइएगा, स्थानीय गर्भावस्था में प्रकट होने वाले लक्षणों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 98 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी 5। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, स्थानीय गर्भावस्था की स्थिति में कौन सा लक्षण प्रकट होता है?
ए, महिला को बगल में एक और हल्का सा दर्द में अनुभव होना, बार बार मूत्र उत्सर्जन, पसीना आना या उपयुक्त सभी। 99 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका प्लेसेंटा प्रीविया का अर्थ है। ए ऑप्शन है गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, या बी ऑप्शन वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है, या सी प्लेसेंटा का समय पूर्वक पृथक हो जाना, या डी वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशयी गुहा के अलावा अन्य किसी स्थान पर आरोपित होता है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 100 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है। क्लियर आपको। तो ये रहे आपके पूरे 100 प्रश्न और उम्मीद करता हूं आपने एक एक महत्वपूर्ण तरीके से कर लिया होगा।